नमस्कार। हरियाणा डायरी का एक ही मकसद है ताकि प्रदेश में मनोहर सरकार की तरफ से जो लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं उन कामों के बारे में जानकारी लोगों को मिल सके। इस कार्यक्रम में आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा है कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसानों के साथ जनसंवाद, प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद करना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितने गंभीर हैं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब्जी एवं फल उत्पादक प्रगतिशील किसानों के साथ सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह की नई नई योजनाएं हमारे लिए चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी आने के साथ साथ उपज को बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिले के प्रगतिशील किसान अजीत सिंह को बैंगन की खेती में अधिक मुनाफा कमाने पर सम्मानित करने के निर्देश दिए। संवाद के दौरान फिरोजपुर झिरका के प्रगतिशील किसान आरिफ ने भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि योजना के लाभ के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत उनसे ली गई। इस शिकायत पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने नूह के फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के बागवानी विकास अधिकारी श्याम सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा झज्जर जिले के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के एचडीओ को बागवानी फसल की भावांतर भरपाई योजना की जानकारी ही नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए एचडीओ सुखराम पाल को लिखित में एक्सप्लेनेशन देने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इससे बाजार में फलों और सब्जियों के भावों में गिरावट के समय भी किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया है। इसमें 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। रोजगार को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात की। अर्थात एक्सीलेंस सेंटर्स, ये सब एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अगले इस वर्ष में करंट ईयर में 223-24 में राज्य में 3 और नए एक्सीलेंस सेंटर्स ये भी स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनंगवा नूह और फूलों के लिए मुनीपुर झज्जर, यहाँ 3 स्थानों पर भी एक्सीलेंस सेंटर ये बनाए जा रहे हैं। अंजनथली में हमने विशेष इस बार विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है, अर्थात करनाल जिला अंजनथली, जिसमें बागवानी विश्वविद्यालय होगा। तो उस बागवानी विश्वविद्यालय के बनने के बाद हमको सब्जियां और फल इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक अवसर ये मिलने वाला है। इसी प्रकार जो केंद्र हमारा शहद यानी प्रोसेसिंग का है रामनगर में, वहां ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग ये सुविधा सब उपलब्ध है। अर्थात हम शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसका उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए मधुमक्खी पालक अपना शहद और शहद के उत्पादों को अच्छा अपनी इच्छा अनुसार देश विदेश में भेजने के लिए भी उनको एक अवसर मिलेगा। हम साथ साथ इस केंद्र पर शहद की मूल्य वृद्धि के लिए शहद से बने हुए उत्पाद जैसे शहद मिल्क, शहद आइसक्रीम, शहद बिस्कुट व शहद की टॉफियां, इसको बनाने के लिए भी प्रशिक्षण देने का एक केंद्र हमने बनाया है, ताकि वो प्रशिक्षण लेकर के और हमारे नौजवान स्टार्टअप्स के माध्यम से हम मार्केटिंग के लिए ऐसी सब चीजों को उपलब्ध करा सकें और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मित्रों, मैं अनुरोध करता हूं कि मधुमक्खी पालन समूह इसका हम गठन करें।
और ये समूह विशेष तौर पर शहद और उनके उत्पादों को विदेश में ये निर्यात कर पाएंगे। हम अपने उत्पादन का, कृषि उत्पादों का जितना एक्सपोर्ट अधिक करेंगे उतना हमारे प्रदेश की आर्थिक अच्छी होगी, देश को भी एक प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज इस रूप में बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारी वर्कफोर्स, हमारे जो युवा, उनके काम की कीमत ये और बढ़ेगी और उनको कभी कभी जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो विदेश में जाने के अवसर भी उनके खुलते हैं। तो हमारे युवकों को रोजगार कैसे मिले, कैसे वो यानी रोजगार पूर्वक आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत सी हमारी सोच और योजनाएं चल रही हैं। ऐसे ही एक विषय होता है, चाहे वो फल की खेती हो, फूलों की खेती हो, सब्जी की खेती हो अथवा परंपरागत खेती हो, इसमें रिस्क बहुत बड़ा। कई बार तो हमारी खेती खुले आसमान के नीचे होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अधिक बारिश होती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो इन चीजों से बहुत बड़ा एक प्रकार से नुकसान फल और सब्जियों का ज्यादा होता है। तो ऐसे फल और सब्जियों के नुकसान की इसकी भरपाई करने के लिए विशेष योजना भावांतर भरपाई हमने चलाई है। तो इस भावांतर भरपाई योजना में भी ऐसे फल और सब्जी के जो हमारे किसान भाई हैं इनको हम सहायता दे रहे हैं। अभी तक 9,485 किसान, 9,500 किसान लगभग, जिनको 23 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। ऐसी 21 बागवानी फसलों को उनका जो एक संरक्षित मूल्य है उसके हिसाब से इनको योजना की एक प्रकार से घाटे की भरपाई ये की जाती है। जहां तक एफपीओ का विषय है, जैसा मैंने बताया कि जिन किसानों ने एफपीओ अभी नहीं बनाए हैं वो एफपीओ बना करके उस एफपीओ की गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिन किसानों को हमने उसमें जोड़ा है उन किसानों को भी लाभ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चिंता हमको जो आगे लगने वाले प्रगतिशील किसान हैं इनको करनी होगी। केवल नामचारे से किसानों को जोड़ा और उनको लाभ न दिया तो ये हमारी ओर से किया गया एक बहुत बड़ा दोष होगा। इसके प्रति भी एक प्रकार से मैं आगाह करना चाहता हूं, सजग रखने के लिए आपको इस बात को मैं कह रहा हूं। एक नई योजना मैंने हरियाणा में जो बनाई है कि बागवानी की बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी हमने शुरू की है और शायद हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की योजना चलाई है। इसमें वो सभी 21 फसलें जो भावांतर भरपाई योजना में हैं उन सबको इसमें जोड़ा है और इसमें राशि भी हमको जो नुकसान होता है उसकी राशि भी बहुत अच्छी मिलती है। यानी सामान्य थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद सब्जियों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़, सब्जी और फलों के लिए, और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ ये बीमा कराया जाता है। तो हम नुकसान के रिस्क को कवर करने के लिए बागवानी बीमा योजना ये जरूर इसमें शामिल हों ताकि किसी प्रकार की कोई मौसमी अथवा अन्य प्रकार के कोई नुकसान की स्थिति बनती है तो भरपाई इसकी हो सके। मित्रों, जल संरक्षण ये भी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चाहे परंपरागत खेती हो, फल हो अथवा सब्जी हो, सिंचाई के लिए जल की मात्रा खूब प्रयोग होती है। लेकिन हरियाणा चूंकि इस प्रकार का एक प्रदेश है जिसमें पानी के स्रोत अपने बहुत कम हैं, तो हमने जल प्रबंधन के नाते से विशेष प्रकार की जो अपनी टीमें बनाई हैं, जल को संरक्षित करना, जल का उपयोग कम से कम करना और ट्रीटेड वाटर जो है जिस पानी का हम संशोधन करते हैं उसका पुनरुपयोग करना, रीयूज करना, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रदेश के हर किसान को जितनी उसकी आवश्यकता सिंचाई के पानी के लिए है उसको हम दे पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि किसान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े और रासायनिक उर्वरक व खतरनाक कीटनाशकों को कम से कम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने तथा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की रियायतें और सुविधाएं दे रही है। अनुसूचित जातियों के लोग भी बागवानी और मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है।
अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 1763 गाँव में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपए की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत की 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह, इनकी पहचान की गई है। हम एफपीओज अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना रहे हैं। 1000 एफपीओज बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास एफपीओज ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक एफपीओ में 300 किसान ये सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना एफपीओ बनाया है, अच्छी बात है। जिन्होंने अपना एफपीओ भी नहीं बनाया है वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि हर किसान खुशहाल हो। इस लक्ष्य के साथ प्रदेश की सरकार काम कर रही है। प्रदेश में फल, फूल और सब्जियों को बेचने के लिए राज्य सरकार विशेष मंडियां बना रही है। सीएम मनोहर लाल ने गन्नौर में सबसे बड़ी मंडी बनने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए सीएम मनोहर लाल ने, जिसमें ये ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के बागवानों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसानों से संवाद के दौरान कहा कि बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 किसान उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे। इनके माध्यम से किसान अपने फल और सब्जियों को बेचने में सक्षम होंगे। प्रदेश में फल, फूल और सब्जियों को बेचने के लिए किसानों को दूर ना जाना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार विशेष मंडियां बना रही है। गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट स्थापित की जा रही है। इस मंडी के बन जाने के बाद किसान न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आम, अमरूद, बेर, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आलू बुखारा, केला, पपीता, स्ट्रेस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने पर प्रति एकड़ लागत का 50% से लेकर 85% तक अनुदान दिया जाता है। सब्जियों की खेती के लिए एकीकृत मॉडल पर 50% से लेकर 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, बॉक इंटरनल
एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केवल परलीन नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 85% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा मशरूम की नई प्रजातियों जैसे मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहाँ बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। मित्रों, हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से रामनगर कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किया गया है। ये देश का पहला केंद्र है। इस केंद्र में एक शहद व्यापार केंद्र और शहद प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, केंद्र पर शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वो मधुमक्खी पालन समूह का गठन करें ताकि ये समूह विशेषकर शहद एवं इसके उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इजराइल और हरियाणा की जलवायु व भूमि में अनेक समानताएं हैं। वहां की टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है, इसीलिए हम प्रदेश में फलों, सब्जियों व फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक को अपना रहे हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनगवा, नूह में तथा फूलों के लिए मुनीमपुर, झज्जर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। हमेशा किसान के साथ रही है, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं।
हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे एक हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह इनकी पहचान की गई है। हम एफपीओ अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना रहे हैं। 1000 एफपीओ बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास एफपीओ ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक एफपीओ में 300 किसान ये सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना अपना एफपीओ बनाया है, अच्छी बात है, जिन्होंने अपना एफपीओ भी नहीं बनाया है वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण अभियान में किसान भी योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर जल की बचत होगी। बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को ही अपनाएं। इसके अलावा राज्य सरकार कम पानी से अधिकतम सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन स्कीम भी चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 52,193 किसानों को 233 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के तौर पर दी गई है। इसके अलावा जल शक्ति अभियान के तहत बागवानी फसलों की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत जल संग्रहण तालाबों के निर्माण पर अनुदान सीमा 75,000 से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक कर दी गई है। हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है, तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को
हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल फूल एवं बागवानी मंडी गन्नौर में 537 एकड़ में बन रही है। इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। 2 साल में काम पूरे होंगे। सरकार गन्नौर क्षेत्र में सब्जी उगाने वाले किसानों को 3 साल तक 5,000 रुपए सब्सिडी देगी। इसके तहत किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।